गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में एक्सप्लेन मैं करूँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग सब अपनी पेन बुक और कॉपी नोटबुक अपने पास रखें, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करें तो उसको आप नोट डाउन करें। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मेरा उद्देश्य ये है कि वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि सारे बच्चों का जो है, जो स्लो लर्नर है, उनका भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो भी समझ सकें कि क्या है हिस्ट्री के अंतर्गत। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि तो सबसे पहले हम टाइम ड्यूरेशन की कौन से टाइम पर ये जो चैप्टर है कौन से समय की बात करता है, तो 752 1750 CE की बात ये करता है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज यानी कि शब्दावली के बारे में जानेंगे, सोर्स ऑफ हिस्ट्री जानेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ एम्परर, ओरिजिन ऑफ न्यू सोशल ग्रुप, मतलब कि सोशल जो ग्रुप बने कैसे बने, और लैंग्वेज स्पोकन बाय देम, उनके द्वारा कौन कौन सी भाषा इसमें बोली जाती थी उस समय, उस टाइम ड्यूरेशन में। डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, यानी कि जो हमारे धर्म बने वो कैसे बने, नए और पुराने जो धर्म बने वो कैसे बने, तो इनके बारे में जानेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, आप लोग सारे बच्चे जो हैं अपनी पेन और नोटबुक जो भी है आपके पास, उसको नोट डाउन करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर में आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये मैप क्या है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा इंडिया का मैप का जो साउथर्न पार्ट है, ये जो साउथर्न पार्ट है, उस तरह से ये मैप बनाया गया है। और यहाँ पर श्रीलंका बना हुआ है। और ये मैप जो बना हुआ है लगभग 1154 के समय का मैप बना है। किस समय बनाया गया है? 1154 का मैप बना हुआ है। और ये हमारा जो साउथर्न पार्ट है, ये मतलब ऐसा दिखता है कि ये उल्टा मैप बना हुआ है हमारा। तो ये जो मैप बना है 1154 में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊँगी, जैसे कि अरब के जियोग्राफर हैं अल अदरीसी। अरब के जो हैं एक जियोग्राफर हैं अल अदरीसी, जिन्होंने कि 1154 में इस मैप को बनाया था। उन्होंने पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का मैप बनाने की कोशिश की थी उस समय। ठीक है। और यहाँ पर देखो एक कार्टोग्राफर लिखा हुआ है ना, कार्टोग्राफर, ये न्यू वर्ड्स है, ये आपके जानने योग्य है। ये न्यू वर्ड्स दिया है। कार्टोग्राफर मतलब होता है अ पर्सन हु मेक्स मैप, जो एक पर्सन है जो मैप बनाता है, मैप की जिसको नॉलेज है, जानकारी है, जो बनाता है, उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। तो सबसे पहले जो मैप बना था, कब बना था? अभी मैंने आपको बताया, जो सबसे पहले जो मैप बना था वो बना था आपका 1154 में। और किसने बनाया था? अरब जियोग्राफर अल अदरीसी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। सेकंड है कार्टोग्राफर को आप नोट डाउन करेंगे। दूसरा पेज है, जो नेक्स्ट पेज है उसके ओर को जाएंगे। नेक्स्ट जो पेज है उसमें देखेंगे, देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज है। इसमें आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सीधा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा साउथर्न पार्ट है इंडिया, और ये हमारा श्रीलंका है। तो जो ये मैप बना है, ये लगभग उस मैप के 600 ईयर्स आफ्टर बना है, यानी कि 600 साल बाद ये मैप बना हुआ है। तभी इस मैप में और उस मैप में अंतर दिखाई दे रहा है आपको। वो मैप आपको थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है, और ये मैप जो है 600 ईयर्स एगो बना है। तो ये मैप किसने बनाया है, इसके बारे में बताएंगे कि ये मैप जो बना है आपका 1720 में बना हुआ है। और 1720 में जो है फ्रेंच के कार्टोग्राफर, जैसे भी मैंने आपको बताया था मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर बोलते हैं, तो 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा इस मैप को बनाया। दो मैपों में अंतर है, क्योंकि ये उस समय का सबसे बेस्ट मैप है। कब का? 1154 के समय का सबसे बेस्ट मैप है। और जो दूसरा मैप है वो भी अपने समय का सबसे बेस्ट मैप है, क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो समय के साथ साथ जो जो परिवर्तन हुआ उसके अकॉर्डिंग दोनों ही मैपों में, दोनों जो मैप्स हैं उनमें अंतर है। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में एक शब्द और दिखाई दे रहा है, कन्नौज। इसकी चर्चा बार बार होती है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ कन्नौज के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये एक उत्तर प्रदेश का एक राज्य था। बहुत समय तक बहुत से राजा जो थे इस राज्य के लिए जो थे स्ट्रगल करते थे, फाइटिंग करते थे। और उत्तर प्रदेश का एक राज्य, तो यहाँ पर ये चीज़ पैराग्राफ में जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर। जो मैप का यूज़ किया जाता था यूरोपियन सेलर के द्वारा किया जाता था, मर्चेंट के द्वारा किया जाता था, ताकि वो अपना जो उनका बिजनेस है, अपने व्यवसाय को एक जगह से दूसरी जगह पर समुद्री यात्रा के द्वारा इसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके जानने के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें थी। और इस पैराग्राफ में सिर्फ वही बताया गया है कि समय के साथ साथ कैसे जो है मैप में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी, इंफॉर्मेशन थी, तो उनके कारण जो है मैप में जो चेंजेस हुए उस कारण। अब हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, यानी कि कुछ नए शब्दों के बारे में जानेंगे, क्योंकि समय के साथ साथ जो है बहुत से शब्द ऐसे हैं जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलते रहे, चेंज होते रहे। वो सिर्फ शब्द ही नहीं बदले, बल्कि ग्रामर पोर्शन में भी उनका चेंजेस हुआ, वोकेबलरी में भी उनका चेंजेस हुआ, मीनिंग उनकी बदली।
और जैसे कि मेडवल पर्शियन जो था, मेडवल पर्शियन मतलब जो फ़ारसी अकबर और बाबर के समय जो फ़ारसी बोली जाती थी वो मॉडर्न फ़ारसी से बिल्कुल भी अलग है। तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि शब्दों का कैसे किस तरह से जो है चुनाव किया गया और किस प्रकार शब्द चेंज हुए। तो हम पढ़ेंगे, एक नया शब्द है हिंदुस्तान शब्द, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है हिंदुस्तान एक शब्द है। और ये हिंदुस्तान शब्द जो है, जैसे अभी हम वर्तमान समय में हिंदुस्तान को क्या बोलते हैं, वर्तमान समय में हम हिंदुस्तान को इंडिया बोलते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द कैसे बना, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। तो फर्स्ट में देखो, जो हिंदुस्तान है सबसे पहले 13 सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द की, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करेंगे कि 13 सेंचुरी में मिनहाज सिराज एक क्रोनिकलर थे जिन्होंने पर्शियन में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया, कौन कौन से क्षेत्र के लिए किया हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, तो उन्होंने किया था पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो मैदान, उन्होंने क्या किया, किस शब्द का प्रयोग किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। कब किया, 13 सेंचुरी में। और किसने किया, मिनहाज सिराज ने। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखो, गंगा और यमुना के जो क्षेत्र थे, गंगा यमुना के साइड के जो क्षेत्र थे उनके लिए, और पंजाब हरियाणा के लिए जो है किसका शब्द प्रयोग किया था, हिंदुस्तान का। और उन्होंने पॉलिटिकल वे में भी हिंदुस्तान शब्द को बताया था कि उन्होंने कहा था जो दिल्ली के सल्तनत में जो क्षेत्र आते हैं, जो दिल्ली सल्तनत में जो राज्य करते हैं, राजा लोग राज्य करते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो क्षेत्र आते हैं उनको उन्होंने पॉलिटिकल वे में कहा ये हिंदुस्तान है करके। ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई। उसके बाद से हिंदुस्तान शब्द के लिए देखो, बाबर ने भी कहा है, आपकी बुक में दिखाई दे रहा है, बाबर ने कब का, 16 सेंचुरी में। बाबर ने 16 सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट को ही उन्होंने हिंदुस्तान कहा। और हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत पेड़ पौधे, जानवर, पशु, कल्चर, जितनी भी चीज़ें आती थी वो सब भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, और बाबर ने हिंदुस्तान कहा। फिर देखो नेक्स्ट एक और चीज़ है कि 14 सेंचुरी में, 14 सेंचुरी में जो है 14 सेंचुरी में एक पोइट थे, एक कवि थे, अमीर खुसरो। तो उन्होंने जो है इसको, इस शब्द का, हिंदुस्तान शब्द के लिए किसका प्रयोग किया, हिंद शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, हिंद शब्द का प्रयोग किया। ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या क्या जाना, सबसे पहले आपने 13 सेंचुरी के बारे में जाना कि 13 सेंचुरी में किसने कहा, मिनहाज सिराज ने कहा। और क्या कहा उन्होंने, हिंदुस्तान शब्द कहा। और किस क्षेत्र को कहा, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना वाले क्षेत्र को कहा। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने किसको कहा, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। फिर 16 सेंचुरी में किसने कहा, 16 सेंचुरी में बाबर ने कहा। ठीक है, 16 सेंचुरी में किसने कहा, बाबर ने कहा। और कौन कौन से क्षेत्रों का यूज़ किया, उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट और जितने भी हमारे कल्चर से रिलेटेड पशु पक्षी, मैंने बता, फ्लोरा फ्यूना, जितने भी चीज़ें उनके लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया। उसके बाद से उन्होंने फिर अमीर खुसरो में 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में किसने वो किया, 13वीं शताब्दी में जो है एक पोइट थे अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया। तो ये चीज़ें हैं आपके इस पैराग्राफ में। अब हम एक और शब्द देख रहे हैं अपनी इस बुक में, जो लिखा है फॉरिजिन। तो फॉरिजिन का मतलब जो है, फॉरिजिन का मतलब है यहाँ पर, जैसे हम लोग अगर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप क्या समझते हैं फॉरिजिन का मतलब, तो साधारण है, सिंपल लैंग्वेज है, जो हमारे देश का नहीं है या जो अदर कंट्री से आता है उसके लिए हम फॉरिजिन यूज़ करते हैं। तो फॉरिजिन का भी जो चेंजेस हुआ है, इस शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में हुआ है, तो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। देखो, मेडवल पीरियड में फॉरिजनर के लिए स्ट्रेंजर शब्द यूज़ होता था। क्या यूज़ होता था, स्ट्रेंजर। धीरे धीरे फिर ये चेंजेस हुआ, फिर परदेसी कहा जाने लगा, फारसी परदेसी कहा जाने लगा। इस तरह एक गाँव में अगर दो अलग अलग तरह के लोग आते थे तो उनको फॉरिजन नहीं कहा जाता, उनको विदेशी नहीं कहा जाता था, अगर वो अलग अलग धर्म जाति के भी होते थे। तो इस तरह की इस पैराग्राफ में लिखने की कोशिश की कि शब्दों का कैसे मतलब चेंज हुआ, कैसे स्ट्रेंजर, अजनबी, परदेसी, ये शब्द बोले जाते थे। शब्दों का परिवर्तन के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हिस्टोरियन एंड सोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखो हमको अब जो है कैसे पता चलता है सोर्सेस के बारे में, मतलब जो हमारे पास्ट की हिस्ट्री है उसके बारे में किन चीज़ों से पता चलता है। आपने लास्ट ईयर जो है क्लास 6 में गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा गुप्त डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। हर्षवर्धन राजा थे जिन्होंने 600 BC के आसपास जो है अपना राज्य चलाया था। तो इनके बारे में आपने पढ़ा। तो कैसे जाना आपने, इस टाइम पीरियड के बारे में कैसे जाना, जो टाइम पीरियड आपका यहाँ पर लिखा है 700 to 1750, तो ये कैसे जाना, तो कुछ सोर्सेस से हम जो है हिस्टोरियन ने पता लगाया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो इस पैराग्राफ में पता करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि किन किन चीज़ों से पता चला। जैसे कि कॉइन्स से पता चलता है, जो पहले कॉइन्स यूज़ होते थे वो मिले हैं हिस्टोरियन को, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख अभी भी मिले हुए हैं, अभी भी मिलते हैं अभी, और रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं। अब
हैं, तो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख हैं। आर्किटेक्चर मतलब जो पुराने समय के जो खंडहर हैं, जो आर्किटेक्चर जैसे मंदिर है, पुराने मंदिर है या किले हैं, तो उनसे जो है पुराने समय का पता चलता है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रखे हैं कहीं कहीं पर, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन नोट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसको कहते हैं, जो हाथ से लिखे गए रिकॉर्ड्स हैं उनकी। तो इन सारी चीज़ों से हमें जो है पास्ट के बारे में पता चलता है। ये तो आपने क्लास 6 में पढ़ ही लिया होगा कि हमें पास्ट के बारे में इन जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो टूल्स हैं, इनके द्वारा हमें पता चलता है। लेकिन उस समय क्या था, आज जब पुराने जब हम बात करते 700 to 750 के समय, तो जो पेपर था वो बहुत ही चीपर था, यानी कि पेपर बहुत सस्ता था। और जो लोग थे और जो पेपर था वो आसानी से मिल जाता था। पीपल यूज़ टू राइट होली टेक्सेस। तो पेपर का यूज़ वो लोग क्यों करते थे, तो लोग जो थे पेपर का यूज़ करते थे किन किन चीज़ों के लिए करते थे, होली टेक्सेस के लिए यूज़ करते थे। और क्रॉनिकल्स ऑफ रूल्स, यानी शासक अपने वृत्तांत लिखने के लिए करते थे। और टीचिंग ऑफ संत, जो उपदेश देते थे, संत महात्मा अपने उपदेश देते थे, उनके लिए जो है पेपर का यूज़ किया जाता था, वो लोग पेपर यूज़ करते थे। फिर है कुछ लोग जो हैं अदालतों के लिए, अदालत में जो अर्जियाँ लिखी जाती थी उसके लिए करते थे। और हिसाब और करों के लिए जो है यहाँ पर हिसाब एंड करो लिखा हुआ है। रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स ऑन टैक्सेस के लिए जो पेपर का यूज़ करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जो हैंड रिटन नोट्स थे, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हैंड रिटन जो टैक्सेस मिले हैं, जो हैंड रिटन नोट्स मिले हुए हैं, हाथ से लिखे हुए हैं, तो वो वेल्थी पीपल्स के द्वारा लिखे जाते थे। और कौन कौन लिखता था, उनको रूलर्स लिखते थे, और उनको मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल में उनको फिर रखा जाता था। और इन सारे रिकॉर्डों को फिर अभी कहाँ रखा जाता है, उस समय भी रखा जाता है लाइब्रेरीज और आर्चीव्स। तो यहाँ पर एक शब्द नया आया है, आर्चीव्स, इसको भी ध्यान देंगे। आर्चीव्स मतलब क्या होता है, आर्चीव्स मतलब होता है कि जहाँ पर सेफली रखे जाते हैं। और अभी हमारे आज के समय में हमारे जो राज्य सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी आर्चीव्स होते हैं, जिसमें कि पुराने रिकॉर्डों को रखा जाता है। यहाँ पर इस वाली चीज़ को मेंशन किया गया, आर्चीव्स या लाइब्रेरीज एक ही चीज़ है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे लिखे कैसे जो थे जो हमारे पुराने इंफॉर्मेशन है या सोर्सेस हैं, उनको कैसे रखा जाता था और क्या क्या लिखा जाता था और क्या चीज़ थी। इसके बाद जो जो अभी नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है, इसमें आपको ये बताने की कोशिश की है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो तो या तो कुछ समय के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो उनमें हमें सही से इन्फॉर्मेशन अभी तक मतलब हमारे जो हिस्टोरियन हैं उनको पता नहीं चल पाती, इतिहासकारों को। क्योंकि क्या हुआ होता था कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन नोट्स थे, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं उस समय, तो लोग जो थे हैंड रिटन नोट्स को जो अगर माना अगर पेपर में लिखा है उन्होंने, तो वो पेपर से अगर वो उतारते थे, नकल करते थे, कॉपी करते थे, तो कुछ शब्द ऐसे होते थे जो नकल करते थे या जो लिखते थे उनको वो चेंज हो जाते थे लिखने के समय। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन, सही से इन्फॉर्मेशन जो है मतलब हम लोगों को या इतिहासकारों को नहीं मिल पाती थी। और दूसरा ये था कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे या तो फिर इंसेक्ट उनको खा देते थे, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते थे, या पेपर जो था डिस्ट्रॉय हो जाता था, या फिर सेफ वो सही तरीके से नहीं थे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश की है आपको इस पैराग्राफ में। अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे आप अपनी फ्रेंड की नोटबुक से अगर कॉपी करते हैं कोई भी चीज़ को, तो कहीं कहीं पर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता, तो या तो आप अपने शब्दों में उसको कुछ अपना समझ के उसको लिख लेते हैं, अनुमान लगा के लिख लेते हैं कि ये इसका आंसर होना चाहिए, या फिर कुछ कॉपी करने में कुछ रॉन्ग मतलब ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीज़ें, इससे क्या होता है कि वो सही शब्द का पता नहीं चल पाता है। तो इसी तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट भी थे। मैन्यूस्क्रिप्ट में जो कॉपी करता था, जो भी कॉपी की जाती थी, क्योंकि हैंड रिटन था, इसे प्रिंटिंग प्रेस उस समय नहीं थी, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कि शब्द जो हैं चेंजेस हो जाते थे लिखने के समय। तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की। देखो यहाँ पर ये फारसी भाषा में लिखा गया, पर्शियन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर तो इसमें पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पैराग्राफ में आपको एक और क्रॉनिकल का नाम दिया, एक इतिहासकार का नाम दिया गया, जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। ऐसा बताया जाता है कि उसने 14th सेंचुरी में उसने जो अभिलेख लिखे थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे थे, और उसने फिर 2 साल बाद फिर जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे उसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि वही है सेम कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट जब उतारा है या कॉपी किया है दूसरी चीज़ पर, तो उनमें बहुत ही डिफरेंसेस पाया गया है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि हिस्टोरियन को भी जो है सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कारण यही है कि शब्दों में परिवर्तन हुआ है। तो मैं समझती हूँ यहाँ तक आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बाकी के जो कुछ पॉइंट्स और कुछ पार्ट्स और बचे हैं, जैसे न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स बचा हुआ है, और उसके साथ साथ कैसे जो नए नए रिलीजन आए थे वो बचे हुए हैं, रिलीजन्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, नए नए सोशल ग्रुप कैसे बने,
और लैंग्वेज कैसे क्या कौन सी लैंग्वेज जो बोले जाते थे, कुछ और पार्ट्स भी बचे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उन पार्ट्स को आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन करूँ। और अगर आपको वाकई में लगता है कि मुझे इस वीडियो से काफ़ी जो है हेल्प मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तो और बच्चों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। और बच्चों का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।